बात हो जाए नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत के हवाले से, तो पाकिस्तान में अमूमन एक बात आपको हर जगह नज़र आएगी कि तमाम वालिदैन की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें ताकि वो अच्छी जगह नौकरी करके अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सके। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होता ना, तो उसके सब घर वाले परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और हकीकत भी यही है कि आज की मैशत नॉलेज इकॉनमी बनती जा रही है कि नौजवानों के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना और नॉलेज हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब डिग्री का टैग हो लेकिन उस डिग्री का फ़ायदा ही कोई ना हो। और ये वो डिग्री होती है जिसमें ना तो आपको स्किल्स कोई सिखाए जाते हैं, कोई हुनर नहीं सिखाया जाता, और ना ही आपकी काबिलियत पर कोई वाज़ेह फ़र्क पड़ता है उससे। आप भी अक्सर ऐसे डिग्री याफ्ता लोगों से मिलते होंगे जो शायद दो सीधे जुमले भी ना बना सकते हैं, और उनका असरार ये होता है, जनाब डिग्री तो हमने ले ली है लेकिन मार्केट में नौकरियां नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है, बिजनेस से मुतालिक सोचने का मौका नहीं मिला। तो ये जनाब एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। दुनिया में स्टार्टअप जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हम दुनिया से कहीं मीलों दूर पीछे रह चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का ना बनना, जो कि तालीमी इदारों की तरजीहात में से मिसिंग एलिमेंट है। तो पाकिस्तान के तालीमी इदारे एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्यों पैदा नहीं कर पा रहे, और ये आज के दौर में कितना ज़रूरी होता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ उस्ताद हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने एक बड़ा संजीदा मौजू उसका इंतखाब किया आज। शाह साहब, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बहुत फुकदान है, खासतौर पर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर बात करूँ यहाँ पर, कि हमारा फुकदान ये है, मतलब माइंडसेट ये बन गया है कि अच्छा हम डिग्री लेंगे, हम नौकरी कर लेंगे, और नौकरी शायद हमारी प्लेट में रख के हमें दी जाएगी कि अच्छा अब आप पास आउट हो गए, अब आके आप जॉब कर लें। लेकिन वो जो माइंडसेट है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, वो नहीं जा पा रहे हम लोग। अच्छा देखिए, माइंडसेट को जो समझना है सबसे पहले कि माइंडसेट होता क्या है और कितनी तरह का माइंडसेट होता है, और इस हवाले से कोई अच्छा लिटरेचर है तो वो भी मुझे मेरा ख्याल बताना चाहिए सुनने वालों को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माइंडसेट का मतलब है कि आपका जो जहन है जी, वो एक क्योंकि बहुत बड़ी मशीनरी है, अल्लाह ने उसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है, उसको जब भी कोई मकसद दिया जाता है वो अचीव करके दिखा देता है। ठीक है। उसकी प्रायोरिटीज़ अगर सेट हों तो माइंड बेहतरीन परफॉर्म करता है। उसको अगर क्लियर एक टारगेट दिया जाए कि तुमने ये अचीव करना है, तो जहन की सब सलाहियतें, वो जो हमें समझ आ रही हैं, दिख रही हैं, और वो जो छुपी हुई सलाहितें, अच्छा, वो भी एक्टिव हो जाती हैं और फिर उसको अचीव करके दिखा देती हैं। ओके। अब माइंड के लिए ना जी बेसिकली ना कोई पॉसिबल है ना इम्पॉसिबल है। आप जिस चीज़ पे यकीन रखते हैं, ये बिलीव के असूल पे चलता है। ये इतना ताकतवर बिलीव बना लेता है कि अगर जब इसने अचीव करना होता है और ये बिलीव बना लेता है कि मैं नहीं कर सकता, फिर दुनिया के सारे वसाइल भी मिल जाएं, प्लेट में रखी चीज़ें मिल जाएं, झोली में पड़ी चीज़ें मिल जाएं, फिर भी नहीं कर पाता। तो माइंडसेट बनता कैसे है? माइंडसेट बनने में नर्चर, ग्रूमिंग, सोसाइटी, स्टैंडर्ड, सोशल स्टैंडर्ड्स, माशरा, तालीम का निज़ाम, सोसाइटी में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ताकतवर कौन है, कमज़ोर कौन है, कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, ये सारे स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं पहले से मौजूद हैं। अब देखिएगा, किसी ज़माने में हमारे बड़े बूढ़े ये बताते हैं कि जो अच्छा इंसान था उसकी डेफिनेशन थी वैल्यूज़, कितना सच्चा है, इखलाक कितना अच्छा है, ईमानदार कितना है, कमिटमेंट कितना है, वादा कितना पूरा करता है, इखलाक, रवैया, सब चीज़ों का पैकेज था अच्छा होना। वक्त गुजरने के साथ साथ एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच सोसाइटी में आई, और आज अच्छा होने का क्राइटेरिया पैसा है। ताकत कितनी है, पैसा कितना है, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छाई कहलाने लग पड़ी। ये एक माइंडसेट है जो सोसाइटी में, आपको सिर्फ एक मैंने टॉपिक बताया अच्छा और बुरे के हवाले से। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो हमारी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको किस तरह का माइंडसेट चाहिए और हो क्या रहा है। ठीक है। दुनिया में सबसे अच्छा काम इस पे रॉबर्ट कियोसाकी ने किया। उसकी किताब है जी 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कैश फ्लो के नाम से, और बड़ी फेमस किताब है। रिच डैड पुअर डैड भी उसी की किताब है, और ये भी उसी की किताब है जी 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कैश फ्लो। वो कहता है जी दुनिया में 4 तरह के माइंडसेट्स हैं। ठीक है। ये 4 तरह के जो माइंडसेट हैं ये समझने बड़े ज़रूरी हैं, और हम अपने इर्द गिर्द भी ढूंढें हमारा माइंडसेट कौन सा है, हमारे बच्चों का माइंडसेट कौन सा है। यूनिवर्सिटी में को पढ़ रहा है वो ज़रा सोचे कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उससे हमारा माइंडसेट क्या बन रहा है। घर में को बैठा है वो सोचे, कोई फीमेल हमारी बहन हमारी सुन रही है वो भी ज़रा सोचे उसका माइंडसेट कौन सा है। पहला माइंडसेट जो है, मैं इसे ई माइंडसेट कहता हूँ। ओके। ई इज एम्प्लॉय। ओके। एक जॉब करने वाले का माइंडसेट क्या होता है। अच्छा, इसको समझना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिए, सारे माइंडसेट में अच्छा और बुरे की बात नहीं हो रही। दुनिया चलाने के लिए सब लोग बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सोसाइटी ग्रो तब करती है जब बिजनेस माइंडसेट आता है, इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट आता है। तो पहला माइंडसेट जिससे पूरी कौम हम तैयार कर रहे हैं, ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने एक जॉब माइंडसेट से पूरी कौम को तैयार किया है। हम
लाखों लोगों को डिग्रियां दे रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। इस वक्त सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हमारे पास हैं और इतना पढ़ाने लिखाने के बावजूद बच्चे जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते, स्टार्टअप नहीं कर सकते, किसी चीज़ का आगाज़ नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। उसकी वजह ये है कि जो उनको माइंडसेट दिया जाता है वो एक एम्प्लॉय का माइंडसेट है। अब एम्प्लॉय के माइंडसेट में होता क्या, एम्प्लॉय के माइंडसेट में ऑनरशिप नहीं होती। ये जो आम रोना है ना जी, हम ट्रेनर्स को और कंसल्टेंट्स को भी टास्क दिया जाता है कि सर ये मेरी 200 की टीम है, इनमें ऑनरशिप नहीं है, ये काम की जिम्मेदारी नहीं। तो अल्लाह के बंदो वो मुलाजिम है, जो जॉब कर रहा है वो 9 to 5 करेगा, 5 बजे के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शिफ्टों पे काम हो रहा है, 5 बजे से के बाद अगली शिफ्ट आ जाएगी, तो वो कहेगा जी मेरी जान छूटी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था। जॉब माइंडसेट में कह लीजिए ऑनरशिप नहीं होती, उतना बंदा जोर नहीं लगाता, वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरी महीने की तनख्वाह है, वो ये सोचता है किसी और का काम है, यहाँ पर मुझे जॉब मिल गई है, उसमें वो अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड नहीं करता। लिहाजा आपको जॉब माइंडसेट में जो सारा कल्चर है हमारा कॉर्पोरेट का, उसमें बेनिफिट्स देते लोग नज़र आएंगे। वो कहेंगे जी आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले आइए, सेल को बढ़ा दीजिए, आपकी गाड़ी सुजुकी से सिटी हो जाएगी आपकी। वो आपको समझाएंगे जी आप ये काम कर लीजिए, आपका बोनस ये लग जाएगा। वो कहेंगे जी साल की अगर सेल टारगेट्स हमने अचीव किए तो आपका भाकू का टूर पक्का। ये एक दरअसल कैंडी दे के मोटिवेट करना, या एनुअल इंक्रीमेंट लग जाएगा, या आपकी तरक्की हो जाएगी, ये एक टिपिकल जॉब माइंडसेट है। अच्छा, अब मैं इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट बता के आगे जाना चाहूंगा। ये जो टॉप सीट पे लोग होते हैं ना, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंतहाई ज़हनी तौर पे गुलाम होते हैं। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, शायद उसमें कोई आज़ाद दिमाग के लोग बैठे हों, मुझे सुन के माइंड ना कर जाए, क्योंकि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी बड़ी लायबिलिटी होती है, उतना बड़ा बर्डन होता है। वो 10, 15, 20 लाख रुपए सैलरी तो ले रहे होते हैं, लेकिन मुकम्मल गुलामी की हालत में होते हैं। वो एक ऐसी पोजीशन होती है, मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें किसी की 20 लाख रुपए सैलरी है और उसको 1 करोड़ रुपए की गाड़ी दी हुई है। अब होता क्या है कि 20 लाख रुपए की सैलरी और करोड़ रुपए की गाड़ी पूरे मुल्क में कितनों को मिली होगी? फर्ज करते हैं 100 लोगों को मिली होगी। इसका मतलब है 22 करोड़ में से 100 लोग इस काबिल हैं कि जिनको 20 लाख रुपए सैलरी और करोड़ रुपए की गाड़ी दी जाए। लिहाजा क्या होता है कि इस लेवल पे आने के बाद बड़ी दुनिया, वो टैलेंट होने के बावजूद वो अपने मालिक से, सेठ से डरती रहती है। उन्हें डर होता है मैं निकाल दिया जाएगा, उनके अंदर एक खौफ पाया जाता है। लिहाजा वो बाज़ औक़ात गलत को भी गलत नहीं कह सकते, उसको भी ठीक कह रहे होते हैं। ये एक जॉब माइंडसेट की बात मैंने की है। अच्छा, जॉब माइंडसेट के बाद अगला माइंडसेट आता है। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूँ किसी के लिए, मैं अपने लिए काम खुद क्यों ना करूँ। ये वो लोग हैं जो एक सर्विस माइंडसेट से होते हैं, इसे मैं एस माइंडसेट कह देता हूँ। ये एक डॉक्टर हैं, जॉब कर रहे हैं, फर्ज करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सोचते हैं हम अपना क्लिनिक चलाते हैं। ये अपना क्लिनिक चलाएंगे, एक कंपाउंडर रखेंगे, एक डिस्पेंसरी बनाएंगे और अपना काम चला लेंगे। ठीक है जी, ये कहेंगे यार इससे ज्यादा तो मैं कमा सकता हूँ, मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, टीचर थे, लेक्चरार थे, उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया, गवर्नमेंट में उनकी तनख्वाह लाख रुपया थी, वो खुद पढ़ा के 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, 1.5 लाख रुपए डॉक्टर की सैलरी थी, उन्होंने अपना क्लिनिक प्रैक्टिस किया, उनकी 10 लाख रुपए सैलरी होगी, इनकम होगी मंथली। अच्छा, इसमें आज़ादी है, लेकिन ये भी एक लिमिटेड विजन है। इसमें सर्विस के माइंडसेट में वकील साहब की मिसाल ले लीजिए, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, वो अपने साथ एक मुंशी रखते हैं और वकालत शुरू हो जाती है। इसमें किसी की जॉब नहीं है, इंसान अपना ही मुलाजिम है और अपने पास ही जॉब कर रहा है, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम करे। ये जरा थोड़े से सोच के एतबार से बड़ा माइंडसेट हो गया। तीसरा माइंडसेट जिसकी बड़ी शदीद जरूरत है वो है बिजनेस का माइंडसेट। अच्छा। ये बी माइंडसेट है जी। ये बिजनेस के माइंडसेट का मतलब है कि एक बंदे को समझ आ गई है मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे 7 लोग जोड़ने चाहिए, मुझे अकाउंटिंग सीखने की बजाय अच्छा अकाउंटेंट रखना चाहिए, मुझे आईटी का काम सीखने की बजाय अच्छा आईटी का एक्सपर्ट रखना चाहिए, मुझे एक टीम बनानी चाहिए, मुझे आइडियाज पे काम करना चाहिए, मुझे एक पूरी एम्पायर करनी चाहिए, मुझे काबिल लोगों को अपने साथ हायर करना चाहिए, मुझे पूरे के पूरे बिजनेस को देखने के लिए फैसला करना चाहिए कि अगर मैं इस तरह की टीम बनाऊं और इस तरह के काम करूं और सोसाइटी में गैप है इसको फिल करूं तो मेरा बिजनेस ऊपर जा सकता है। ये बी माइंडसेट है। बी माइंडसेट में आपका सोशल जीनियस, आपका इनिशिएटिव लेना, आपका रिस्क टेकर होना, आपका सोसाइटी में मौजूद अपॉर्चुनिटीज को समझना, आपके मार्केट के बदलते ट्रेंड्स को समझना, ये सब चीजें बी माइंडसेट में आ जाता है। यहाँ पे लैग कर रहे हैं हम लोग। अब हम ये माइंडसेट नहीं दे रहे। माफी के साथ हम बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, लाखों बच्चा पाकिस्तान में बिजनेस ग्रेजुएट हर साल पास आउट होता है, एक बच्चा बिजनेस करने के काबिल नहीं होता, वो नौकरी ढूंढ रहा होता है ग्रेजुएशन के बाद। ये बातें मुनीबा अगर कही जाए ना, प्रोफेसर माइंड करते हैं, यूनिवर्सिटी माइंड करते हैं, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। यकीन करें ये बातें मैं समटाइम बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एजुकेशनिस्ट के पास, एकेडमिशियंस के पास इदारों में बैठा होता हूँ, तो वो कई दफ़ा कहते हैं सर नोट टू बी कोटेड, लेकिन ये बात क्या जाते हैं। अब नोट टू बी कोटेड नहीं, ये रियलिटी है।
कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, आपके इदारे इस वक्त बिजनेस ग्रेजुएट जो पैदा कर रहे हैं वो बिजनेस करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है। उनको 16-18 साल की तालीम दी गई है नौकरी करने के लिए। जब आप किसी को रिहर्सल करवाएं नौकरी की, मेंटली उसको प्रिपेयर करें नौकरी के लिए और उससे काम लें आप इंटरप्रेन्योरियल, वो नहीं कर सकता, वो इंटरप्रेन्योरियल काम नहीं कर सकता। मुमकिन है वो किसी ग्रुप में सीईओ की सीट पे बैठ जाए। सीईओ की सीट पे बैठना और बिजनेसमैन होने में बड़ा फर्क है। सीईओ एक टास्क हो सकता है, एमडी एक टास्क होता है, जनरल मैनेजर जीएम एक टास्क होता है, डायरेक्टर एक टास्क होता है समटाइम, लेकिन इंटरप्रेन्योर होना इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंटरप्रेन्योर का समटाइम पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता, वो जीरो से शुरू करता है और सब चीजें आइडियाज इनेट करके वो आगे बढ़ जाता है। अब याद रखिएगा इस पे एक बड़ी शानदार जो है ना जी, वो एक रिसर्च बुक काम जो किया गया वो है स्टार्टअप नेशंस के नाम से। अच्छा, स्टार्टअप नेशन जो है वो बेसिकली तो इजराइल के ऊपर लिखी गई किताब है, और हम लाख यहूदियों को बुरा भला कह लें, हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया की सारी इन्वेंशन वहाँ से हो रही है, दुनिया की सारी जो इस वक्त लाइव मेडिसिन है वहाँ से बन रही है, दुनिया में मॉडर्न एजुकेशन पे काम सारा वहाँ पर हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम वहाँ पर हो रहा है। और आप देखिए लाहौर जितना एक मुल्क दुनिया में, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, उस इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, वो किसी वजह से कर रहा है, वो बदमाशी उसकी उस टेक्नोलॉजी की वजह से। और क्यों है? स्टार्टअप नेशन में ये पॉइंट बताया गया है कि वहां पर जो माइंडसेट दिया जाता है बच्चों को, वो माइंडसेट ही बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का दिया जाता है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है वो इजराइल में होते हैं। क्यों होते हैं? वहां पर नाकामी को इनकरेज किया जाता है, यहाँ पर ताने दिए जाते हैं, आप यहाँ पर तो नाकाम, हम चाहते नहीं हम नाकाम हो ही नहीं, हाँ। हम अपने बच्चे को नाकाम नहीं देखना चाहते, हम किसी की नाकामी पे उसको ताने मारने लग पड़ते हैं। हम नाकामी पे कहते हैं जी दुनिया खत्म हो गई, हम नाकामी पे कहते हैं जी बस फुल स्टॉप, हालांकि नाकामी लर्निंग होती है और वो कहते हैं नाकामी को इनकरेज करना चाहिए। अब देखिए, जब जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में नाकामी एक मोटिवेशन के तौर पे ली जाए, वो माशरा क्यों नहीं तरक्की करेगा? और जिस माशरे में नाकामी को ताना समझा जाए, इस माशरे में नाकामी को ताना समझा जाता है, दैट्स व्हाई एक नाकामी बंदे को मुकम्मल रोकने के लिए काफी है, एक नाकामी सुसाइड की तरफ ले जाती है। वो आदमी फिर आगे कोई रिस्क ले ही नहीं सकता अपनी सवाल ही पैदा में। नहीं होता। किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले 100 दफा सोचेगा अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। इसका क्या हल क्या है फिर शाह साहब हमारे पास? अच्छा, चौथा माइंडसेट जल्दी से बता के फिर मैं हल की तरफ आ जाऊंगा। चौथा जो माइंडसेट है वो आई माइंडसेट है। ये इन्वेस्टर का माइंडसेट है। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है उसको पैसे डाल देते हैं। अच्छा, तो ये बिजनेस करने वाले के पास पैसे डालते हैं और अपना प्रॉफिट लेते हैं। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ढूंढते हैं कि हमने अपने पैसे को, इसे कहते हैं पैसे को कहाँ करना है हम लोगों ने, मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में करना है, मीडिया में करना है, एजुकेशन में करना है, हेल्थ सेक्टर में करना है। ये सिर्फ देखते हैं कि हमारा पैसा पड़ा, इस पैसे को कहाँ डाला जाए कि पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इन्वेस्टर माइंडसेट है और इसकी भी दुनिया में एजुकेशन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला माइंडसेट ई, जिसपे पूरी कौम चल रही है, एस सर्विस माइंडसेट, जिसपे कोई काम नहीं है, खुद ही कुछ लोग ट्राई करते हैं और वो कंसल्टेंट बन जाते हैं, वकील साहब काम कर लेते हैं, डॉक्टर साहब काम कर लेते हैं। चौथी जो कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी बिजनेस माइंडसेट, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। इस पे हम जैसे लोग, ट्रेनर, स्पीकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए नाकाफी है। इससे तालीमी इदारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और चौथा माइंडसेट इन्वेस्टर्स का। अब आ जाते हैं बिजनेस माइंडसेट पैदा कैसे हो सकता है। सबसे पहली जिम्मेदारी है माँ बाप की। वो बच्चों की तरबियत करते उसे सिर्फ ये टारगेट ना दें मेरा बच्चा दुनिया में सिर्फ डॉक्टर है या इंजीनियर है। ये जुल्म सबसे बड़ा ये है कि बच्चों को सिर्फ बताया ही जाता है कि दुनिया में दो ही चीजों का स्कोप है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा, यहाँ बड़ी कोई अचीवमेंट होती है तो वो माँ बाप अपनी देखते हैं महरूमी, वो महरूमियों को देखते हैं, बच्चों को ख्वाब की शक्ल में देखते हैं। मेरा बेटा देख, तेरा बाप जो है वो फाइलें उठा के दफ्तर जाता रहा, क्लरिकल जॉब करता रहा, मुश्किल हालात थे, बेटे तूने सीएसएस करना, बिल्कुल ऐसे। मुकाबले का इम्तिहान पास करके सीट पे बैठ के दुनिया लाइनों में लगी होगी, स्क्वाड होगा, नीली बत्ती होगी, पावर होगी। अब वो अपनी महरूमी को ख्वाब बना देते हैं। अच्छा, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में जितना पोटेंशियल है, जितना अच्छा आईक्यू इस 12 करोड़ यूथ का है, जितनी अपॉर्चुनिटी इस माशरे में है, ये जेरे तामीर माशरा है। और अब तो देखिए सैलाब आ गया और जेरे तामीर हो गया, हम और माइनस चले गए। जब माइनस में होते हैं तो जीरो पे आना होता है, जीरो के बाद 1, 2, 3 और 100 पे जाना होता है। जिस माशरे में तरक्की का इतना पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें इतनी आबादी मौजूद है, जिसमें इतना काम अभी बाकी है, उस माशरे में बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट देने की शदीद जरूरत है। सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है। नंबर 2, जो सुनने वाले समझने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये मॉडर्न नॉलेज हासिल करें। ये कोई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। तरक्की करना, आगे बढ़ना, कुछ करके दिखाना आपका राइट है। आप दुनिया में एक बार आए हैं, बार बार तो आना नहीं है, तो कुछ करके दिखाना है तो अपने